नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का सवाल और मैं हूं आशीष सिन्हा। आज की बड़ी और अहम खबर है, मध्य पूर्व से शांति की एक नई किरण दिख रही है। इजराइल और हमास अब अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और मिस्र इसकी ऐतिहासिक बातचीत की मेजबानी करेगा। कई महीनों के खूनी संघर्ष, 60,000 से ज्यादा मौतें और मानवीय त्रासदी के बाद अब युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों पक्षों ने अमेरिका की शांति योजना की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया है। यह वही योजना है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया था और अब उन्होंने हमास के हालिया बयान का स्वागत किया है। इजरायल भी ट्रंप के इस नए शांति प्रस्ताव का समर्थन कर चुका है। मिस्र की राजधानी काहिरा में सोमवार यानी आज से होने वाली ये बातचीत अप्रत्यक्ष होगी, यानी दोनों एक दूसरे से सीधे यानी आमने सामने नहीं मुलाकात करेंगे, बल्कि मिस्र और अमेरिकी प्रतिनिधि मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो इस हफ्ते ही युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई संभव हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बातचीत वास्तव में शांति की दिशा में पहला ठोस कदम साबित होगी या फिर भी एक राजनयिक और कोशिश बनकर रह जाएगी। क्या इजराइल और हमास एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं और क्या ट्रंप का शांति फॉर्मूला मध्य पूर्व के इस दशक पुराने संकट को खत्म कर देगा? इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। अब मिस्र के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उस बयान को समझिए। इसमें यह कहा गया है कि मिस्र इजराइल और हमास के बीच प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी करेगा, यानी टेबल मिस्र की होगी। अगला ग्राफिक्स, इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों के आदान प्रदान पर चर्चा होगी, यानी जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्री समझौते में कही थी उसी पर यह बातचीत आगे बढ़ेगी। तो वहीं अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ भी इन वार्ताओं में शामिल हो सकते हैं, यानी मध्यस्थता के टेबल पर अमेरिका का भी एक प्रतिनिधि जो होगा वो मौजूद होगा। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम उन सभी बंधकों की रिहाई के सबसे नजदीक हैं, यानी अभी तक जितने भी प्रयास हुए उनमें से सबसे सफल प्रयास जो है वही होता हुआ दिख रहा है। हम उन सभी बंधकों की रिहाई के सबसे नजदीक हैं, ये मार्को रूबियो का बयान है। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। अगर हमास ट्रंप की योजना को स्वीकार कर लेता है तो इसके दो चरण होंगे, यानी इस समझौते के दो अलग अलग जो चरण हैं वो लागू होंगे। अब पहला चरण क्या होगा? बंधकों की रिहाई, यानी इजराइल के जो लोग हमास के पास कैद में हैं उनकी रिहाई और फिलिस्तीन के जो लोग इजराइल के पास कब्जे में हैं उनकी रिहाई। दूसरा क्या है? दूसरा इजराइल का उस पीली रेखा तक पीछे हटना जहां वो अगस्त 2024 में था, यानी पीली रेखा को इस समय इजराइल क्रॉस कर चुका है। अब वापस जो दूसरा चरण होगा, यानी धीरे धीरे कर जो इजराइल की जो फौजें होंगी वो पीछे की तरफ हटेंगी और ठीक अगस्त 2024 से पहले का जो सिनेरियो था वही लागू होगा। अब आप समझिए कि इस्लामिक देशों ने इस कदम का स्वागत किया है। 8 इस्लामिक मुल्क हैं जिन्होंने विदेश मंत्रियों का संयुक्त बयान आया है जिसमें उन्होंने इस पहल का स्वागत किया है हमास और इजराइल के बीच में जो समझौता हो रहा है। अब अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। तो 8 इस्लामिक देशों ने समझौते पर अपनी सहमति जताई है। युद्ध विराम की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का इन 8 इस्लामिक देशों ने स्वागत किया है, जिन्होंने बाकायदा साइन भी किया था। अब समझिए इनमें कौन कौन है। मिस्र है, तुर्की है, कतर है, जॉर्डन समेत कई देश जो हैं वो इसके समर्थन में है, क्योंकि मिस्र से इजराइल की सीमा सटती है और मिस्र भी समर्थन में आ चुका है। अब अगला आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। शांति वार्ता को लेकर अब बड़े सवाल जो आपके मन में होंगे, जो सवाल मेरे मन में भी हैं, वो क्या है? क्या अब गाजा का जो युद्ध है वो थमेगा? यानी पिछले 2 सालों से जो भीषण हमला इजराइल की तरफ से गाजा में किया गया, क्या ये हमला थम जाएगा? दूसरा, क्या इजराइल और हमास के बीच भरोसा जो है वो लौट पाएगा? क्योंकि इजराइल हमास को हमेशा आतंकवादी संगठन मानता रहा है, हथियार डालने को कहता रहा है, लेकिन हमास ने हथियार नहीं डाले।
और तीसरा, क्या ट्रंप का शांति फॉर्मूला जो है वो काम करेगा इस पूरी घटना के बीच में, यानी इस पूरी बातचीत के बीच में। ये बातचीत के टेबल पर लोग आएंगे तो क्या, लेकिन आएंगे तो क्या इस बातचीत के जरिए निदान भी निकलेगा। अब इसको भी समझिए कि क्या मिस्र शांति का नया केंद्र जो है वो बन पाएगा। अमूनन अभी तक हमने कतर को देखा है जो शांति का केंद्र बना है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मिस्र जो है वो एक शांति का केंद्र बन पाएगा, यानी वो शांति का केंद्र जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वो शांति का केंद्र जिसे पूरी दुनिया चाहती है कि लोगों के बीच में शांति हो। अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं और हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। कर्नल शिवदान जी, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या ये बातचीत का जो समझौते पर ये लोग आ रहे हैं, हमास आ रहा है, इजराइल आ रहा है, मिस्र वहां पर रहेगा, अमेरिका के प्रतिनिधि वहां पर रहेंगे, इस समझौते से हल निकलता हुआ दिख रहा है या समझौते की टेबल पर बातचीत आगे बढ़ेगी? और अप्रत्यक्ष वार्ता क्या है, इसको भी जरा समझाइएगा। देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूं, ये जो शांति समझौता है ये मेरे हिसाब से ज्यादा दीर्घगामी नहीं होगा। ये कुछ समय के लिए स्वतः शांति स्थापित हो जाए, मगर ये लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि इजराइल पीली रेखा से पीछे आने के लिए शायद तैयार ना हो। उसका कारण है कि वो अपने और हमास के बीच में एक ऐसा जोन रखना चाहता है जिससे कि वो एक बफर जोन टाइप का जोन, जिससे कि उसकी सुरक्षा गारंटी की जा सके इजराइल की। उसका आपको याद होगा, ये हमला शुरू में हमास ने शुरू किया था, इजराइल ने शुरू नहीं किया था। उसका जवाब दिया इजराइल ने खाली। तो इसलिए, और सबसे अहम बात यह है कि इजराइल के सबसे बैकिंग जो देश है वो है ईरान, और ईरान के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है किसी साइड से भी। इसलिए जब तक ईरान इस मानसिक तरीके से तैयार नहीं होगा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, तब तक स्थायी हल निकलना इसका मुझे असंभव लग रहा है। ये कुछ समय के लिए हो सकता है, जो बंदी उनका एक्सचेंज हो जाए और थोड़ा सा अमेरिका जैसी सुपर पावर का प्रभाव से ये कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो सकती है, पर ये दीर्घगामी शांति नहीं होगी, क्योंकि जब तक ईरान इसमें सम्मिलित नहीं होगा, और उसके अलावा जब तक सारे पड़ोसी देश इजराइल के उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि इजराइल एक देश है, क्योंकि इनके सब देशों के दिमाग में यह है कि यूज को खत्म कर दी जाए और इजराइल को समाप्त कर जाए दुनिया के नक्शे से। इसलिए इसी कारण से ही जितने भी युद्ध हुए हैं इजराइल के और दूसरे देशों के, उनका मुख्य कारण ये रहा है कि अरब देशों ने इसको नक्शे से मिटाना चाहा। ये सब मेंटलिटी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा और ये उधर अशांति रहेगी। एक यूके देवनाथ जी, अभी कर्नल शिवदान जी ने कहा कि उनकी जो ओपिनियन है उसमें यह लगता है कि ये फिलहाल अस्थायी तौर पर ही होगा। आपकी ओपिनियन क्या कहती है इस बातचीत को लेकर जो मिस्र के काहिरा में होने जा रही है? आशीष जी, इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत जो इस बार हो रही है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले सकारात्मक भूमिका से हो रही है। हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि कर्नल शिवदान सिंह ने भी कहा, हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत अग्रसर हो। स्टिकिंग पॉइंट्स हमेशा वहां पे रहेंगे। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट ये है कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि हमास हथियार डाल दे, डीमिलिटराइज कर दे, डिसआर्मामेंट की शर्तों को मान जाए। अब डिसआर्मामेंट की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से काफी वेरिएशन है। इजराइल चाहता है कि हमास जो है अपने हथियारों को आईडीएफ को हैंडओवर कर दे, जैसा कि हम जेनेवा कन्वेंशन में देखते हैं कि जो फौज सरेंडर करती है, जैसा कि हमने 16 दिसंबर 1971 में ढाका में देखा, पाकिस्तान के 93,000 फौज ने सरेंडर किया और उनके हथियार इंडियन आर्मी को सौंप दिए गए। हमास डिसआर्मामेंट की इस शर्त को नहीं मान रहा है। हमास ये कह रहा है कि वो हथियार का इस्तेमाल बंद कर देंगे, लेकिन हथियार जो हैं उन्हीं के काबू में रहेंगे। उनके पास बड़े बड़े सुरंगे हैं, वहां पर वो छुपा के रखते हैं। एक और बहुत बड़ा जो डिसएग्रीमेंट का पॉइंट है कि भविष्य में हमास का क्या रोल होगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम है और इजराइल नेतन्याहू मान गए हैं
कि भविष्य में हमास जो है वो गजा के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं होगा। हम्म। तो हमास ये कह रहा है कि हमास के तो दो विंग क्लियरली हैं। एक उनका मिलिट्री विंग है, जहां पे कि उनके मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो AK-47 लेके घूमते हैं, RPG लेके घूमते हैं, हैंड ग्रेनेड लेके घूमते हैं। लेकिन हमास का एक पॉलिटिकल विंग भी है, जिसके लीडरान जो हैं सिर्फ बातचीत करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं या डिप्लोमेट्स हैं, कूटनीतिज्ञ हैं। हमास कह रहा है कि हमारे जो नॉन मिलिट्री विंग यानी पॉलिटिकल विंग के जो मेंबरान हैं उनको भविष्य के गवर्नेंस में हिस्सा मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और काफी यूरोपियन देश ये कहते हैं कि नहीं, जो सरकार बनेगी वो शायद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बनेगी, जो कि वेस्ट बैंक में जिसका चलन है। गजा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई जोर नहीं है। और मोहम्मद अब्बास को शायद टोकन प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। मोहम्मद अब्बास जो है वेस्ट बैंक में ही स्थापित हैं, मॉडरेट और थोड़ा नरम लीडर हैं। कभी और भी इजराइल के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। जी हाँ, इसीलिए नेतन्याहू भी मोहम्मद अब्बास को सामने कर रहे हैं। बाकी टीम में बोल रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे। देखिए, तीसरा स्टिकिंग पॉइंट भी बहुत ही सीरियस है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए। हम बात कर रहे हैं कि वो लोग इस लाइन तक विड्रॉ हो जाएंगे, इस लाइन तक विड्रॉ हो जाएंगे। देखिए, इजराइल क्या बोल रहा है कि जब हम बोल रहे हैं कि विड्रॉ हो जाएंगे, हम अपने टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को वहां तक रखेंगे, वहां तक पीछे ले आएंगे। लेकिन जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है, इजराइल की जो स्पेशल फोर्सेस है, इजराइल की जो पैरा कमांडोज हैं, शिन बेट जो इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंट हैं, उनके एजेंट वहीं पर रहेंगे जहां पर आज भी हैं। यानी वो गजा में रहेंगे, खान यूनिस में रहेंगे, रफा में रहेंगे। उनका दबदबा वो जैसे बढ़ाना चाहते हैं वहां पर, क्योंकि कहते हैं, इजराइल कह रहा है कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जब फिलिस्तीन के लोगों को हाथ में दे दी जाएगी तो इंटरनल सिक्योरिटी इजराइल के हाथ में रहेगी। अब कब तक इजराइल कहता है ठीक है, अरब देशों को एक फोर्स कंट्रीब्यूट करने दो। जब वो फोर्स कंट्रीब्यूट कर देंगे और वो गजा का इंटरनल सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लेंगे। आप देखिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब नहीं है कि अरब देश 10,000 20,000, इंडोनेशिया बोल रहा हम 20,000 ट्रूप्स देंगे, लड़ने वाले नहीं होंगे, ये पुलिस रोल के लिए होंगे। तो एक बार ये पीली रेखा समझाइएगा ना यूके देवनाथ जी, ये पीली रेखा क्या है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अगस्त 2024 में जिस पीली रेखा तक ये थे, इजरायली जो फोर्सेस थी वहां वापस लौट आएंगी, ये पीली रेखा का क्या है? हाँ, देखिए, जो ये पूरा युद्ध चालू हुआ 7 अक्टूबर 2023 के बाद चालू हुआ, और 7 अक्टूबर 2023 से अगले एक साल तक, अगस्त 2024 तक अगर आप देखें तो इजराइल की फौज ने गजा की जो पट्टी है, जो कि करीबन 40 किलोमीटर लंबी है और करीबन 15 किलोमीटर चौड़ी है, बहुत छोटी सी पट्टी है गजा पट्टी। वहां पर उन्होंने जितना नॉन अर्बनाइज्ड यानी नॉन शहरी एरिया था उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद जब इन्होंने हार नहीं मानी तो इन्होंने उसके बाद शहरी एरिया पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यानी अगस्त 2024 के बाद हमले तेज हो गए रफा पर, हमले तेज हो गए खान यूनिस पर और गजा पर, और जो भूमध्य सागर के साथ लगी हुई पट्टी है गजा की। तो इसका क्या मतलब है कि इजराइल की IDF जो अर्बनाइज्ड एरिया है, जो उत्तर से लेके दक्षिण तक एक कंटिन्यूस शहरी पट्टी है, उसको खाली करके जो खेती वाला इलाका है वहां तक आ जाएगी। ये येलो लाइन के इस तरफ अगर आप देखें तो ज्यादातर सिर्फ खेती वाला एरिया है या डेजर्ट है, और येलो लाइन के उस तरफ अगर आप देखें यानी भूमध्य सागर की तरफ देखें तो वो अर्बनाइज शहरी इलाका है। तो इजराइल फिलहाल अर्बन वॉरफेयर से बचना चाहता है, क्योंकि जो हमास के कमांडो हैं वो अर्बन वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। तो इजराइल को मैक्सिमम जो क्षति पहुंची है, ट्रुप्स की मौत हुई है या इंजरी हुई है, या टैंक, उनके मरकावा टैंक पिछले एक साल की लड़ाई में करीबन 20-25
टैंक उड़ा दिए हैं और बख्तरबंद गाड़ियां करीबन 70 उड़ा दिए हैं हमास ने। ये अर्बन वारफेयर में हो रहा है। जैसे ही इजराइल की टैंक शहर के गलियों में अंदर घुसती है, बख्तरबंद गाड़ियां पतली गलियों में घुसने की कोशिश करती हैं, तो खिड़की के पीछे से रोशनदान से हमास के कमांडो उनके ऊपर हथगोले और आरपीजी से फायर कर रहे हैं। इसीलिए वो येलो लाइन नाम की एक सिंबॉलिक लाइन से पीछे आ रहे हैं, जहां पे खुला जगह है। अच्छा, खुली जगह है। हमास ने किसी भी कमांडो या आतंकवादी संगठन या गुरिल्ला मूवमेंट की तरह से, देखिए सारी गुरिल्ला मूवमेंट में खुले एरिया में वो लड़ाई नहीं करते। हमने भी जाफना में ये देखा, जब 1987 में इंडियन आर्मी को ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में भेजा गया, जो एलटीटी के लड़ाके थे, बाय द वे मैं बोल दूं, एलटीटी के लड़ाकों ने इंडियन आर्मी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की, चाहे हम जैसा भी इंटरप्रिटेशन करें। एलटीटी के लड़ाके भी खुले एरिया में इंडियन आर्मी के साथ नहीं झड़प करते थे। वो वेट करते थे जब तक कि इंडियन आर्मी जाफना शहर में या ट्रिंक्रोमेली शहर में अंदर ना घुस जाए, जहां पे कि एक टैंक की तोप तो 3 किलोमीटर फायर कर सकती है, लेकिन अगर आप गली में घुस गए हैं, गली के अंदर आप 300 मीटर से आगे देख नहीं पा रहे, तो टैंक का तोप तो इतना ही अच्छा हो गया जितना एक 12 बोर की गन। तो गुरिल्ला हमेशा इंतजार करता है अर्बन वारफेयर में कि टैंक तो बख्तरबंदी गाड़ियां गलियों में घुस जाएं। तो अब वो येलो लाइन तक आ रहे हैं, यानी अब से इजराइल की फौज ओपन एरिया में, खुले माठ में, खुले मैदान में डिप्लॉय रहेगी। जी, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका बेहद स्वागत है। एक सवाल, क्या इजराइल और हमास के बीच में जो भरोसा है, क्या वो कायम हो पाएगा? अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों आज टेबल पर बैठेंगे, यानी एक दूसरे के सामने नहीं होंगे। जब सामने नहीं होंगे तो मीडिएटर के थ्रू बात होगी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या भरोसे की एक नई शुरुआत जो है वो मध्यस्थता के जरिए हमास और इजराइल के बीच में होने जा रही है क्या? देखिए, मैं इसे भरोसा शब्द को नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो भरोसा है ये एक बहुत बड़ा शब्द है, और जिसकी की भारी जो कमी है वो हमास और इजराइल के बीच में है। बहुत ही मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, और इसको करने का जो कृत्य है वो हमास ने ही किया था। इजराइल ने वो भरोसा बनाने की कोशिश जरूर की थी। आशीष, 2007 से ये जो हमास है ये गाजा पर शासन कर रहा था, और 2007 के बाद से इजराइल ने हर संभव कोशिश की कि एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, एक वर्किंग अरेंजमेंट बनाया जाए। और हमने ये देखा था कि गाजा के तमाम लोग इजराइल में आकर के अपने काम धंधे वो करते थे, फिर वापस भी लौट जाते थे। इजराइल उन्हें तरह तरह की मदद इत्यादि भी देता था, सब्सिडीज वगैरह की भी व्यवस्था उसने कर रखी थी। तो इजराइल ने पूरी कोशिश की थी कि हमास के साथ एक वर्किंग एंगेजमेंट बना के रखा जाए, भरोसा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उस भरोसे को जिस तरीके से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को तोड़ा, जाहिर है कि वो बहुत बड़ा आघात था, इजराइल के ऊपर किया गया सबसे बड़ा हमला था, उस भरोसे पर किया गया हमला था। और इसी वजह से इजराइल के द्वारा जो कार्रवाई की गई, आपने देखा कि ये जो कार्रवाई बहुत ही मैसिव स्केल पर इजराइल ने कार्रवाई की। और उसी समय मुझे याद है कि तत्कालीन जो इजराइल रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हमास को फेस ऑफ द अर्थ से मिटा देंगे। वी विल वाइप आउट हमास फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। इस तरीके की बातें इजराइल ने कही थी, और इजराइल ने जाहिर है कि उसी संकल्प के साथ कार्रवाइयां की हैं। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि हमास का जो कुछ बचा खुचा अस्तित्व है, यदि उसको बनाए रखना है तो उसको इजराइल के साथ ये नेगोशिएशंस कर लेने चाहिए। हथियारों को तो जाहिर है कि उसको त्यागना ही होगा, और साथ ही साथ जो बंधक दिल्ली जो है उनकी जो रिहाई का जो कदम उठाया है, वो जो ये अच्छा स्टेप है। मैं मानता हूं कि ये जो गाजा का पीस प्लान है एक सकारात्मक कदम है। लेकिन ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया इजिप्ट में चलेगी, जाहिर है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है कि हमास यदि उसको नहीं मानेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमास की ऑब्लिटरेशन, जिसके डोनाल्ड ट्रंप ने सब यूज किया है, ऑब्लिटरेशन, कि आपके पास समय बहुत कम है, आप इसको मान लीजिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो ये शक्ति के आधार पर किया जाने वाला नेगोशिएशन है। हमास जाहिर है कि उसको इजराइल ने लगभग एक तरह से समाप्ति की स्थिति में पहुंचा दिया है। अब यदि हमास को जो अपना बचा खुचा कुछ भी बचा के रखना है तो वो बेहतर हो कि उसको मान ले। और भरोसा शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि भरोसा अभी भी बहुत कम है, और भरोसा हमास जैसे आतंकी संगठन पर किया नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना संजीव श्रीवास्तव जी, कि हमास ने मान लीजिए अभी दबाव में हथियार डाल दिए,
लेकिन मानसिकता हमास की तो आतंकवादी वाली है ना, वो मानसिकता तो रहेगी। और जिस दिन वो लगेगा कि अब सही समय आ गया है हथियार उठाने का, तो वो हथियार उठाएगा, ये उसकी मानसिकता है। देखिए, वो आपने बिल्कुल सही कहा और इजराइल इस बात को जानता है। इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। इसी वजह से इस हमास के ऊपर एक बहुत ही क्लोज वॉच, बहुत ही क्लोज जो उसके ऊपर एक उसकी गतिविधियों के ऊपर निगरानी वो इजराइल मेंटेन करेगा और इजराइल की एजेंसीज मेंटेन करेगी। देखिए आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल ने, जैसा कि मैंने कहा, भरोसा बनाने की कोशिश की और इस भरोसे के झांसे में वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आ गई। मोसाद भी इस बात को नहीं भाप पाया कि ये जो हमास के आतंकी है इतने बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं। ये मोसाद की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता रही कि 7 अक्टूबर की जैसी घटना हो गई। लेकिन देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के इतिहास में इस तरीके की घटनाएं बहुत रही। अमेरिका का CIA भी 9/11 को रोकने में विफल साबित रहा। उसी तरीके से अनेक ऐसी घटनाएं, आतंकवाद जैसी घटनाएं हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को सबक देके जाती है। तो मोसाद ने और इजराइल ने जरूर सबक लिया है कि इस हमास पर भरोसा नहीं कर सकती और इसी वजह से इस हमास के साथ बातचीत तो जरूर हो रही है। और यदि हमास जो है कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेता है तो जरूर शांति स्थापित होगी, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि हमास के ऊपर कोई नजर नहीं रखी जाएगी या उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास कर लिया जाएगा। ऐसा होने नहीं जा रहा है और इजराइल और ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि यदि जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि आप कुछ हमारे खिलाफ करने जा रहे हैं, उस दिन आपको छोड़ेंगे नहीं। और वो जो नीति है इजराइल की, जीरो टॉलरेंस की, वो इजराइल उसको परस्यू करता रहेगा। और हमास को यदि अपने आप को, जो बचे खुचे उनके जो तंत्र है, आतंकी है, उनको यदि अपने आप को बचा के रखना है तो बेहतर हो कि वो डील ये कर लें और नहीं तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमास की पूरी समाप्ति के रूप में सामने आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शिवदान सिंह जी। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये शांति जो फॉर्मूला है वो आपको काम करता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, जब तक के आतंकवादी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हुती एग्जिस्टेंस में रहेंगे और जब तक इनका जो इरादा है वो इजराइल को समाप्त करने का है, जब तक उसको नहीं बदला जाएगा तब तक ये ट्रंप साहब का जो प्रयास है वो तो मुझे सफल होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ईरान जो इनका समर्थक है इन आतंकवादी संगठनों का, वो पूरी तरह से अमेरिका के विरुद्ध है और वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं चाहेगा जिससे अमेरिका का जो योजना सफल हो। और इसी वजह से ये एक टेम्परेरी मुझे शांति प्रस्ताव लग रहा। जी, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है शिवदान सिंह जी का, मैं उनके पास वापस चलूंगा। लेकिन एक सवाल मैं यहां पर जूके देवनाथ जी आपसे लेना चाहूंगा कि इन सबके बीच में देखा जाए तो मिस्र जो है वो एक शांति के केंद्र के रूप में अपने आप को उभारता हुआ नजर आ रहा है। जो चीज हमने पहले कतर में देखी थी, कतर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता था तो शांति का केंद्र कतर होता था, लेकिन क्या मिस्र भी अब शांति का एक नया केंद्र बन पाएगा क्या? हाँ आशीष जी, जब से इजराइल ने कतर पर हमला किया, यह कह कि वो हमास के लीडर्स पर हमला कर रहा है कतर के अंदर दोहा में, तब से कतर थोड़ा बेचैन है। कतर में इसके पहले कोई 16 या 18 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुकी हैं और इसके पहले मिस्र में भी, कायरो में भी कोई 8 या 10 राउंड टॉक्स हो चुके हैं। अल-सीसी हमेशा चाहते थे कि वह इसमें मध्यस्थता करें। अगर आप देखें, अल-सीसी ने इस बार फिर से फिलिस्तीन का जो डेलीगेशन है, हमास का जो डेलीगेशन है, उसको स्पेशल इनवाइट भेजा है। देखिए, मुद्दे काफी हैं। यह कह देना कि 20 बंधकों को हमास छोड़ दे, इसका जब हम टेबल पे बैठ के बात करते हैं तो एक तरफ हमास होगा और एक तरफ इजराइल के प्रतिनिधि होंगे। देखिए, हम बात करते हैं कि 20 बंधकों को वो छोड़ दें। आज की तारीख में इजराइल के अलग अलग जेलों में 11,200 फिलिस्तीन के लोग बंद हैं। इनमें से 3,327 सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से इजराइल के जेल में बंद है। फिलिस्तीन के लोग, वेस्ट बैंक के लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव वजह के रीजन मैं बताता हूं, उनके लैंग्वेज में इसका मतलब है कि ये 3,327 लोगों पर अभी तक कोई चार्जशीट भी फ्रेम नहीं हुआ। अब इसमें से 290 ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका सिर्फ एक ही दोष था कि जब
वेस्ट बैंक में इजराइल के फौज अंदर जाती थी इलीगल सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इलीगल शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में। तो जब जाते थे तो ये बच्चे, और जाहिर बात है 16 साल 18 साल के बच्चे, ये पत्थर फेंका करते थे। तो इनको भी अरेस्ट कर लिया है। और पिछले 2 साल से नहीं, ये इजराइल की जेल में पिछले 3 साल से 4 साल से ये बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 साल 18 साल है। 290 ऐसे बच्चे, 89 फीमेल्स इजराइल की जेल में पिछले 3 साल 2 साल से बंद हैं। और इनका सिर्फ इतना कसूर है कि जब आईडीएफ या शिन बेट के एजेंट इन बच्चों को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, बच्चे पत्थर फेंक रहे थे इजरायली आईडीएफ के कॉन्वॉय पर, और जब इन बच्चों को आईडीएफ और शिन बेट अरेस्ट करके ले जा रही थी तो इनकी माताएं बहनें सामने आ गई उनको बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शिन बेट ने इनको भी काबू में कर लिया। 89 वुमेन प्रिजनर, कोई चार्जशीट नहीं है, सिर्फ उनका एक नियम है कि भाई आप सरकारी कार्यक्रम में गतिविधि में, सरकारी गतिविधि में बाधा डाल रहे हैं। इस चार्ज पर उनको 3 साल से जेल में रखा है। तो ये जो 11,000 प्रिजनर्स हैं, इनको भी तो छोड़ने की बात होगी ना। हमास का प्रतिनिधि चाहेगा कि कम से कम इन बच्चों को छोड़ा जाए, कम से कम इन 89 महिलाओं को छोड़ा जाए, कम से कम ये 3,400 जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेस्ट हैं इनको तो छोड़ा जाए। तो मामला इतना सिंपल नहीं है कि हमास एक जालिम ऑर्गेनाइजेशन है। मानता हूं बंधक लेना 20 बंधक या 250 बंधक लिए थे, वो जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से गलत है, लेकिन हमें एज ए न्यूट्रल एजेंसी, एज ए वर्ल्ड ऑब्जर्वर, हमें दोनों पक्ष को देखना होगा, बात सुनना चाहिए। जी संजीव जी, एक सवाल ये भी उठता है कि चूंकि इजराइल के साथ टेबल पर हमास बैठेगा, तो क्या हमास को राजनीतिक इकाई के तौर पर विश्व पटल पर एक मान्यता के रूप में भी देखा जा सकता है? क्योंकि हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन कहा जाता रहा। अब हमास अगर इस टेबल पर बैठ रहा है जहां अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल है, जहां मिस्र का प्रतिनिधिमंडल है, जहां इजराइल का प्रतिनिधिमंडल है, तो क्या उसे राजनीतिक इकाई के तौर पर विश्व भर में मान्यता भी मिल सकती है क्या? देखिए, हाँ, ऐसी अभी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो बातचीत होगी वो एक इनडायरेक्ट टॉक होगी। वो सीधा सीधा बातचीत इजराइल नहीं करना चाहेगा हमास से, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये जो पूरी बातचीत में अगर वो सीधा करेगा तो कहीं ना कहीं वो हमास उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेगा। और उसको, और ये हो नहीं सकता कि हमास को एक लेजिटिमेसी मिले। और हमास जाहिर है कि वो गाजा के लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकता। इस बात को भी इजराइल इंश्योर करेगा। ये जो गाजा पीस प्लान है उसमें ये भी बात है कि आप रूल नहीं करेंगे, आप वहां पर शासन नहीं करेंगे। सारा जो शासन है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी करेगी या कोई अन्य अथॉरिटी करेगी, लेकिन हमास नहीं कर सकता ऐसा। और इस बात को भी हमास को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमास की जो गतिविधियां रही हैं, चाहिए कि उसके ऊपर अब किसी तरीके से विश्वास करने का कोई कष्ट नहीं मिलता है। और जिस तरीके का उसने इजराइल के ऊपर हमला किया और आज भी वो बंधकों को लेकर के जिस तरीके का डिली डालिंग उसने की है, ऐसे में हमास का जो चरित्र है वो उसके संदिग्ध रहेगा। और इसी वजह से हमास अब गाजा पर शासन नहीं कर सकता। इस बात को इजराइल और अमेरिका इस बात को संकल्पबद्ध है और इस बात को भी हमास को मानना होगा। तो ये देखिए, जहां तक फिलिस्तीनियन बंधकों की बात है, तो देखिए फिलिस्तीनी जो बंधक हैं उसको इजराइल ने छोड़ा है। और जो अनेक पहले जो प्रिजनर स्वैप हुए हैं उसमें जब हमास ने बंधकों को छोड़ा तो फिर इजराइल ने भी अनेक बंधकों को छोड़ा। और इजराइल बंधकों को छोड़ने के मामले में कई बड़े कदम भी उठा चुका है। मुझे याद है एक गिलाद नामक एक इजरायली जो बंधक के लिए इजराइल ने हजारों की संख्या में, एक व्यक्ति के लिए इजराइल ने हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स को छोड़ दिया था। तो इजराइल भी प्रिजनर स्वैप करता रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ऐसा स्वैप नहीं करेगा। और आज भी यदि हमास की तरफ से या फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की तरफ से, वेस्ट बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस तरीके की बात रखी जाएगी तो इजराइल जरूर उसके बारे में सकारात्मक कदम उठाएगा। और इजराइल पहले भी ऐसा करता रहा है और आज भी आगे भी ऐसा करेगा। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, एक सवाल इसी बीच ये भी उठता है कि क्या ये एक रणनीतिक शांति है
या फिर स्थायी शांति की ओर आगे बढ़ चुके हैं? ये बिल्कुल स्थायी शांति नहीं है, ये रणनीतिक ही है। और इसके ऊपर जो संदेह के जो बादल है वो घिरते रहेंगे। और इस तरीके का, चूंकि हमास का जो चरित्र है वो बेहद आतंकपरस्त है, तो ऐसे में हमास को यदि रीग्रुप होने का यदि मौका मिल गया और यदि कुछ उसके लिए कुछ बेहतर स्थितियां बनी, तो फिर वो कोई इस तरीके की कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। और अनेक अन्य जो फिलिस्तीन में जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस्लामिक जिहाद इत्यादि नामक जो है वो भी अपने अपने मंसूबों को बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जो ये इजराइल और हमास के बीच में जो शांति अगर वहां पर स्थापित होने जा रही है, तो वो एक टैक्टिकल ही मैं इसको कहूंगा, और इसको मैं परमानेंट तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है। और दूसरा ये भी है कि इजराइल के द्वारा भी अनेकों कई बार एक्शंस लिए जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और जरूर मैंने ऐसी इस बात को नोटिस किया है कि कई बार इजराइल भी बड़ी कार्रवाई अपनी तरफ से भी करता है, जो अपने सेटलमेंट्स को लेकर के। तो ऐसे में ये जरूर एक वायलेंट स्थितियां पैदा कर देता है और वो रिएक्शंस फिर आने शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि जनरल साहब ने कहा, यूथ पत्थरबाजी करते हैं और फिर अनेक तरीके की जो अराजक स्थितियां वहां देखी जाती है। तो ये दोनों ही पक्षों को संयम बरतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शांति को यदि आगे स्थायी रूप से करना है तो एक सहमति बनानी पड़ेगी और रिस्ट्रेंट बरतना पड़ेगा। और इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ही हार्ड लाइनर लोग भी मौजूद हैं। स्वयं बेंजामिन नेतन्याहू बेहद हार्ड लाइनर व्यक्ति हैं। तो ऐसे में ये जो इजराइल का जो एक बहुत ही बड़ी जो कार्रवाइयां वो करते हैं, उसमें अनेक कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। और कोलेटरल डैमेजेस के संदर्भ में तो मैं अवश्य इस बात को कहना चाहूंगा कि गाजा में जितनी भारी पैमाने पर ये जो कोलेटरल डैमेज हुए हैं, जो भारी तबाही हुई है, उसका तो जाहिर है कि इसके बारे में शब्द भी कम पड़ जाएंगे कि वहां पर क्या हुआ है। और ज्यादातर उसमें महिलाएं और बच्चे ही मारे गए हैं। तो ये सारी स्थितियां गंभीर मानवीय संकट है। गाजा की तस्वीरों को कोई सामान्य व्यक्ति और कमजोर दिल का व्यक्ति अगर देखेगा तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। इस तरीके की भी तस्वीरें वहां पे आती रही हैं, हम जानते हैं। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और इसी वजह से अब हमास को भी चाहिए और इजराइल को भी चाहिए कि अब वो किसी तरीके के फर्दर एग्रेशन को न करें और शांति के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उस शांति की प्रक्रिया में हमास गाजा के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता और हमास गाजा पर रूल अब नहीं कर सकता। इस बात को भी इजराइल ने और अमेरिका ने स्पष्ट कर रखा है और इसे हमास को मानना पड़ेगा। और जो भी अगर वहां पर शासन गाजा के लोगों का होगा वो किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से होगा, फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज के माध्यम से होगा और जो वेस्ट बैंक पे शासन करती है। तो ऐसे में और दूसरा एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ आशीष जी, कि अगर हमास का जो चरित्र आप देखिए तो 2007 में इसने फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को भी एक गृह युद्ध जैसी स्थिति थी गाजा के अंदर और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को पूरा गाजा छोड़ करके भागना पड़ा था। इन लोगों ने बलपूर्वक वहां पर शासन स्थापित कर दिया था। इलेक्शन जरूर हुए थे तो, लेकिन वो इलेक्शंस में जिस तरीके से हमास ने हर तरीके की जो है मैनिपुलेशन किया, हिंसा इत्यादि की, तो ऐसे में वहां पर उन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया। जो अपने लोगों के ऊपर ही तरह तरह की कार्रवाई की। जो याह्या सिंवार है जो कि हमास का एक बड़ा आतंकी था जिसको इजराइल ने मार गिराया, वो अपने लोगों को ही एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह की बर्बरता करता था, उसके लिए वो कुख्यात था। अब तमाम अपने जो किसी के ऊपर आरोप लगा देना कि तुम इजराइल के एजेंट हो और उसको फिर इतनी क्रूरता के साथ वो मारते थे कि पूरी जो गाजा की जनता थी वो डर जाती थी कि अरे अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो मेरे साथ भी यही हश्र होगा कि इस शख्स के साथ हुआ है। तो ये जो हमास नामक आतंकी संगठन है, इसने इजराइल के ऊपर तो बर्बरता की ही, अपने लोगों को भी उसने बहुत बुरी तरीके से मारा है। और जब इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से कार्रवाई शुरू की तो इन हमास के आतंकियों ने जो निर्दोष लोगों को ह्यूमन सील्ड की तरह से भी इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल के नीचे उन्होंने बंकर्स बना रखे थे, हॉस्पिटल्स के नीचे हथियारों का जखीरा खड़ा कर रखा था, जो लोगों के घरों में जो है रॉकेट लॉन्चर से स्थापित कर रखे थे। तो ये जो आम लोगों को शील्ड की तरह से इस्तेमाल करना और स्कूलों के नीचे, हॉस्पिटल्स के नीचे बंकर्स बना के रखना, ये हमास ही जैसा आतंकी संगठन कर सकता है। इसी वजह से इस हमास को गाजा के लोगों के रिप्रेजेंटेशन का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और इस बात को इजराइल ने स्पष्ट कर दिया।
एक सवाल यहां पर ये उठता है यूके देवनाथ जी कि अगर ये शांति फॉर्मूला जो ट्रंप का है, डोनाल्ड ट्रंप का है, ये काम कर जाता है तो क्या अमेरिका और ईरान के जो तल्ख रिश्ते हैं उनमें थोड़ी ठंडक आएगी क्या? देखिए, अमेरिका और ईरान के रिश्ते वो दूसरे मुद्दे पर हैं। ईरान 1979 के पहले ईरान में जो शाह ऑफ ईरान थे, रिजवी, वो अमेरिका के गोद में बैठे हुए थे। हाँ, 1979 के रेवोल्यूशन के बाद इस्लामिक क्रांति जिसका खोमेनी जिक्र सरकार कर रहे आई, थे जो ईरान में हुई है 97 जी। 1979 के बाद से ईरान का रुख हो गया अमेरिका के विरुद्ध। जाहिर बात है, क्योंकि 1979 के बाद से अमेरिका लगातार ईरान की जो भी सरकार है, आयतुल्ला खुमैनी की सरकार है, उसको डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है। जाहिर बात है, अमेरिका चाहता है कि दुनिया में अगर कोई भी सरकार कहीं पर है तो अमेरिका की साथ चले। अमेरिका हमेशा से फॉलो किया कि अगर दुनिया में कहीं पर भी, ईरान की छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं पर भी कोई सरकार है, अगर वो अमेरिका की सरकार के साथ नहीं है तो अमेरिका उसको गिरा देता है, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार ही क्यों ना हो। अमेरिका में एक खास बात यह है कि वो मिलिट्री डिक्टेटर्स को और तानाशाहों को भी जिंदा रखता है अगर वह अमेरिका के साथ है। तो ईरान और अमेरिका का बड़ा पिक्यूलियर रिलेशन है। जब तक वहां, चाहे इजराइल और हमास का मामला पूरा सुलझ जाए, फिर भी अमेरिका ईरान को तब तक परेशान करता रहेगा जब तक कि वहां खुमैनी की सरकार जाकर ऐसी सरकार प्रतिष्ठित नहीं हो जाती जो कि अमेरिका के साथ दोस्ताना व्यवहार करेगी। ये अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पश्चिम एशिया में। जहां तक हमास की बात है, देखिए, हमास जो है, हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि हमास अलग नहीं है। एक तो गजा कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा है, गजा ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा जैसा बड़ा है। जब हम गाजा की बात करते हैं, ऐसा भी नहीं कि दिल्ली के बराबर है। मैं बताता हूं, दिल्ली का क्षेत्रफल, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, दिल्ली का क्षेत्रफल करीबन 1600 स्क्वायर किलोमीटर है। 40 किलोमीटर ऐसे, 40 किलोमीटर ऐसे, 1600 किलोमीटर। इसके मुकाबले गजा पट्टी, पूरी की पूरी गजा पट्टी का क्षेत्रफल मात्र 360 किलोमीटर है। यानी गजा, जो खान यूनिस, जबलिया और रफा हम बात करते हैं, इनका टोटल क्षेत्रफल 360 किलोमीटर, बहुत ही छोटी जगह है। दिल्ली की एक चौथाई, यानी हम कहते हैं यमुना पार। अगर आप देखें, यमुना पार में दिल्ली जितनी है टोटल गजा, रफा से लेकर, गजा से लेकर जबालिया कैंप और खान यूनिस, टोटल गजा कितना बड़ा है? जितना हमारा यमुना पार। अब हम सब बातचीत, मैं मानता हूं कि बातचीत हमेशा ऐसी आती है कि हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड बना लेता है। देखिए, मैं हमास का साथ नहीं दे रहा, मैं एज ए मिलिट्री टेक्नीशियन बात कर रहा हूं। दुनिया भर में जितने गुरिल्ला मूवमेंट होते हैं, उनको मालूम है कि ना तो उनके पास वैसे हथियार होते हैं, ना उनके पास इतनी तादाद होती है, ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना लॉजिस्टिक सप्लाई चेन होती है कि वो रेगुलर आर्मी के सामने खुले मैदान में, यानी एक लंबा खेत, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ कि भाई उधर आईडीएफ खड़ी हो जाए लाइन के उस तरफ एक बड़े खेत में, और इधर हमास खड़े हो जाएंगे खुले मैदान में, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे चूने के साथ और युद्ध चालू। दुनिया में कोई भी आतंकवादी संगठन, गुरिल्ला मूवमेंट, हमारे देश में भी नक्सलाइट्स हैं, वो ऐसे लड़ते नहीं हैं। वो हमेशा लड़ते हैं गांवों में छुपकर। अब गजा की साइज इतनी छोटी है, मैं बताता हूं, गजा इतना ही बड़ा है जितना बड़ा यमुना पार। तो बच्चे कहां लड़ रहे हैं? वो, उनकी मां सुबह रोटी बनाती है, बहन सुबह रोटी बनाती है, और जो छोटा भाई है 12 साल का, वो मां के बनाए हुए रोटी को ले जाके हमास के लड़ाकों को दे रहा है बॉर्डर में, जो कि मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां ऐसा सोचना कि पंजाब की तरह से या राजस्थान की बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर खुला एरिया है जिसमें टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां मैन्यूवरिंग कर रही हैं, मैं हमास का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, नहीं होता है। कोई भी गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गांव में छुपके लड़ती है। खुले में आमने सामने की लड़ाई में गुरिल्ला मूवमेंट
कभी भी रेगुलर आर्मी के सामने टिक नहीं टिक सकती ही नहीं है। पाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टिक ही नहीं एकदम सकता है। मैं कह रहा हूं, मैं एयरफोर्स में 40 साल तक था और मैं अपना पर्सनल उससे बता सकता हूं कि देखिए, जब हम ज्वाइन करते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स तो हमें दुनिया भर के पिछले 100 साल के जितने गुरिल्ला मूवमेंट हुए हैं, आतंकवादी मूवमेंट हुए हैं दिल्ली इंडिया में, जैसे नक्सलवाद मूवमेंट है या पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट है, सिखाते हैं। ये सोचना कि वो खालिस्तानी बाहर आके खेत में इंडियन आर्मी से लड़ाई करेगा, वो कहां से लड़ाई करेगा? गुरुद्वारे से ही लड़ाई करेगा, क्योंकि गुरुद्वारे में उसको सपोर्ट मिलती है, गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, वो गुरुद्वारे में ही प्रोटेक्शन लेता है। तो ये सोचना कि वो खालिस्तानी मूवमेंट में कि ये जो 500 खालिस्तान, बहुत सम्मान के साथ मैं बात कर रहा हूं, हमारे सिख भाई मेरा बुरा ना माने, ये सोच रहा कि वो खालिस्तानी के लड़ाके, जब बिंदरवाल के टाइम की बात कर रहा हूं, जब इंडिया ने गोल्डन टेम्पल में भेज दिया था जी। आर्मी को, ये सोचना कि वो गुरुद्वारा के बाहर आके खुले मैदान में इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई नहीं, वो लड़ेंगे मंदिर धार्मिक स्थल से ही लड़ेंगे। ऐसा होता है, वो लड़ेंगे शहर, अपने घर से ही लड़ेगा, वो अपनी गली से ही लड़ेगा। वो जब अपनी गली से लड़ रहा है, अपनी शहर से लड़ रहा है, तो जाहिर बात है कहां से लड़ेगा। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लॉजिस्टिक्स सप्लाई बेस की बात कर रहा हूं। अब एक छोटा सा मोहल्ला है, उसमें 20 युवा डिसाइड कर लेते हैं कि वो आईडीएफ से लड़ेंगे, दुश्मन की आर्मी से लड़ेंगे, तो उनके वो अपने घर में रहेंगे कि लोकल स्कूल में जाके शेल्टर लेंगे? जाहिर बात है उनके माँ बाप बोलेंगे बेटा तुम घर में रहोगे तो आईडीएफ हमारे घर के ऊपर ही बम गिराएगी। तो ठीक है बेटा, तुम लड़ रहे हो, अच्छी बात है। मैं गुरिल्ला मानसिकता की बात कर रहा हूँ, जी जी। उनके सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। वो बोलेंगे कि अगर तुम घर से लड़ोगे बेटा तो हमारे घर पे ही आके बमबारी हो जाएगी, तुम बेटा घर से निकल के चले जाओ। तो ये जो 20 उग्रवादी बच्चे हैं उस मोहल्ले के, कहां जाएंगे? जाहिर बात है एक स्कूल जो कि डिसफंक्शनल है युद्ध की वजह से, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी बन जाती है। आज भी आप किसी गांव में चले जाइए, अगर कोई रिफ्यूजीज आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, भूचाल आ जाता है, तो लोग कहां जमा होते हैं? स्कूल में ही जमा होते हैं। क्लासरूम है, पानी का सप्लाई है, बिजली है, तो सारे शरणार्थी वहीं तो हमास के जो लड़ाके स्कूल से लड़ रहे थे जी। देखिए, मैं उनको, हम बार बार कहते हैं कि हमास के लड़ाके अस्पताल के नीचे घुस गए। हमास के लड़ाके हर रोज दर्जनों घायल हो रहे हैं, इसमें शक नहीं है। हमास के लड़ाके हर रोज सैकड़ों घायल हो रहे थे, यानी हाथ पांव उड़ गए युद्ध के दौरान। ठीक है, गलत लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब हमास के 100 लड़ाकों के हाथ पैर उड़ गए, आंख और खोपड़ी उड़ गई, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए कहां लाया जाएगा? ट्रीटमेंट खेत में तो नहीं होगा ना। उनको एक एम्बुलेंस में रख के वहां पर ये काम करते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का, रेड क्रिसेंट वाले काम करते हैं, और व्हाइट हेलमेट्स काम करते हैं, वॉलंटियर होते हैं। यूरोप अमेरिका से आए हुए ही ये पागल वॉलंटियर वहां पर, बिकॉज वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कि दुश्मन कौन है, दुश्मन राइट है या रॉन्ग है, दुश्मन अगर इंजर्ड भी है उसको लाकर अस्पताल में रखेंगे। तो हम अभी 4 किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है मात्र, वहां पे अगर हमास के 40 लड़ाकों के हाथ पांव चिथड़े उड़ गए हैं लेकिन सांस अभी भी ले रहा है, तो व्हाइट हेलमेट उसको लाके कहां लाएंगे? एक अस्पताल में ही तो लाएंगे ना। अब जैसे ही शिनबेट को ये खबर मिलती है कि ये 40 लड़ाकों का ट्रीटमेंट उस अस्पताल में चल रहा है, जाहिर बात है जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो लोकल जो उनके सपोर्टर्स हैं, लोकल नेता जो हैं, उनको देखने आएंगे वहां पर। बिल्कुल। ये मैं, जैसे नक्सलवादी है, अगर 20 जब सीआरपीएफ नक्सलाइट्स को घेर लेती है, 20 नक्सलाइट्स अगर इंजर्ड हो जाते हैं, उनको खींच के वापस ले जाते हैं। मैंने देखा है रस्सी से बांध के अपने इंजर्ड साथियों को जंगल से खींच के लेके जा रहे हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो वहां पे नक्सलवादियों का अपना गढ़ है, वहां ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो लोकल जो नेता है, लोकल जो गांव के सरपंच हैं, वो उनको देखने आएंगे। तो शिनबेट खबर दे देते कि यहाँ पर हमास के जो लीडर हैं वो जमा है, बॉम्ब दैट हॉस्पिटल। देखिए, हमें एक गुरिल्ला मूवमेंट का, आतंकवादी संगठन का सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सपोर्ट बेस सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो हम गुरिल्ला मूवमेंट के अगेंस्ट जीत नहीं सकते। कोई भी दुनिया की रेगुलर आर्मी गुरिल्ला मूवमेंट के अगर अगेंस्ट नहीं जीत सकती है, अगर वो गुरिल्ला को दुश्मन समझे। पहले उसे गुरिल्ला के मानसिक पटल के अंदर घुस के उसके सामाजिक स्ट्रक्चर को अध्ययन करना पड़ेगा। हमने किया है, 100 गुरिल्ला मूवमेंट्स हमें सिखाया जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, एयरफोर्स एकेडमी में और नेवल एकेडमी में। जी, एक सवाल यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी ये उठता है कि अगर ये शांति वार्ता जो है वो सफल होती है, तो क्या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं,
इजराइल और उनके बीच में एक नए रिश्तों का समीकरण यहां पर पैदा होगा, डेवलप होगा, एक नई गर्मजोशी इन रिश्तों में देखने को मिलेगी क्या, अगर ऐसा होता है, समझौता सफल हो जाता है तो? देखिए, यदि समझौता सफल होता है तो जरूर इससे जो रिश्ते हैं वो सुधारने में मदद मिलेगी। लेकिन एक बात मैं जो पूरी ये समस्या है उसका जो जेनेसिस है, उसके पीछे जो ईरान का जो रोल है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमास नामक आतंकी संगठन ने जो हमला किया, वो सिर्फ हमास का ही कृत्य नहीं था। उसके पीछे जो बड़ा जो प्लानिंग थी, जो बड़ी बैकिंग थी, यद्यपि कि कोई डायरेक्ट उसने कोई ऐसा ट्रेनिंग इत्यादि देने की कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन एक लार्जली ये ईरानियन बैक्ड हमला था और उसका जो लक्ष्य था इजराइल को जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद, उसको प्रक्रिया को तोड़ने का लक्ष्य था। क्योंकि सऊदी अरबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने के बारे में विचार कर रहा था इजराइल को, यूएई ने रिकॉग्नाइज कर ही लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, और जो 2020 में जो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में ये जो डायलॉग की प्रक्रिया जिसे अब्राहम एकॉर्ड्स के नाम से हम जानते हैं, वो जब शुरू हुई थी तो उससे ईरान बहुत बेचैन था कि इजराइल को अगर इसी तरीके से रिकॉग्निशन मिलता गया तो ऐसा राष्ट्र जिसे कि हम विश्व मैप से ही मिटा देना चाहते हैं, वो तो हमारे लोगों के बीच में आके बैठ जाएगा। तो इजराइल जो है, इजराइल को किस तरीके से आइसोलेट किया जाए और ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको कैसे डीरेल किया जाए, उसकी वजह से उसने हमास के माध्यम से ये हमला कराया। और जाहिर है कि ये जो पूरी स्थिति थी जो 7 अक्टूबर को हुई, उसमें ईरान का भी जो एक लार्जली उसकी जो बैकिंग थी वो भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक उसका जो कारण है वो रहा। और उससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो चल रही थी वो जरूर जो है डिलेड हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, मेरा ऐसा मानना है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा जाता है कि अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो बड़े सकारात्मक कहते हैं कि उसको हम करेंगे और उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डीरेल अवर्स जो हुई है, ठीक है, पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं हुई है मैं कहूंगा, और इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। और देखिए, जहां तक हमास का जो प्रश्न है, हमास इसेंशियली एक आतंकी संगठन है और उसके द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं गजा के टेरिटरी से, वो एक रेगुलर वॉरफेयर जैसा दिखाई देता है। एक ऐसा संगठन जो कि जिसने कि टनल्स का जंजाल बिछा रखा है, मैं जाल नहीं कहूंगा, उसको कहूंगा टनल्स का जंजाल, और उसने 2007 से ऐसा लगता है कि सिर्फ टनल बनाने का ही काम किया है और 500 किलोमीटर से भी ज्यादा इस जंजाल को उसने क्रिएट करने की जो रिपोर्ट्स हैं, अंदर जो है उसके अंदर तमाम टनल्स इत्यादि के माध्यम से वो आतंकियों को यहाँ वहां करते हैं। तो ये जो और दूसरा ये भी हमने देखा था, जैसा कि जगन्नाथ साहब ने कहा कि ओपन होके ये नहीं आते हैं, जो 7 अक्टूबर को आपने देखा तो उन्होंने पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल किया जी, पूरी मिलिट्री प्लानिंग टैक्टिक्स के साथ पैराट्रूपर्स आए, बाइक पर लोग आए और सीधा सीधा जाकर के वहां पर एक म्यूजिक का फेस्टिवल चल रहा था, उस पर हमले कर दिए और बहुत से लोगों को तो ऐसे ऐसे तरीके से मारा, व्हील चेयर पर बैठे हुए बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के को मार करके उनकी पेट से अब मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन जो बर्बरता, जो अत्याचार जिस तरीके का हमास ने ओपन तरीके से दिखाया, वो कहीं से भी नहीं लगता कि ये किसी तरीके से उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। बहुत ही, और पैराट्रूपर्स आए क्योंकि उनको लगता था कि यह नीचे से हमको पकड़ लेंगे, तो वो पैराट्रूपर्स आए और सीधा सीधा आकर के वहां पर सारा उन्होंने कत्लेआम करना शुरू किया और उसके बाद 1200 लोगों को तो एक ही दिन में मारा ही, 250 लोगों को उठा भी ले गए। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर तो यहाँ कहाँ दिखता है, यहाँ तो सीधा सीधा ये दिखता है कि ये ओपन तरीके से मैदानों में आते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले करते हैं और लोगों को जो है एलिमिनेट करते हैं और बहुत से लोगों को उठा ले जाते हैं क्योंकि हम 3 साल तक नेगोशिएट करेंगे इन्हीं को लेकर के। तो ये जो हमास की जो टैक्टिक्स हैं, वो एक बहुत ही वेल प्लान एक रेगुलर वॉरफेयर उन्होंने डेवलप किया। घरों के अंदर रॉकेट लॉन्चर्स, आखिर जाहिर वो रॉकेट लॉन्चर्स कहां से आए, थाउजेंड्स की संख्या में ये रॉकेट लॉन्चेस करते हैं। ये जो रॉकेट लॉन्चेस है गुरिल्ला वॉरफेयर में कहां होते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर में जो कुछ 2-4 रॉकेट अगर लॉन्च कर दिया तो वही बड़ी बात है, लेकिन इनका जो पूरा तंत्र था, मैं यहाँ पर बहुत से सम्मान के साथ डिसएग्री करूंगा
कि देवनाथ साहब से कि जो उनका जो पूरा तंत्र था वो एक रेगुलर वॉरफेयर के तौर पर उन्होंने डेवलप किया था, तो और ईरान ने उसे पूरी मदद दी थी। ईरान का ही बैकिंग है कि आज जो हिजबुल्ला के पास इस तरीके के रॉकेट सिस्टम्स हैं जो कि बहुत सटीक तरीके से इजराइल के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हूती के पास यदि आज हाइपरसोनिक मिसाइल रखने का वो दावा करता है तो उसके पीछे ईरान की बैकिंग है। जो हूती आतंकी हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, ये सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। ईरान ने उनको रेगुलर वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। 1982 में हिजबुल्ला को, जो कि बहुत ही सशक्त आतंकी संगठन है, बहुत ही विश्व का सबसे मोस्ट पावरफुल आतंकी संगठन कहा जा सकता है, उसको इजराइल ने तैयार किया। उसके पास टैंक्स हैं, उसके पास ऐसे ऐसे बेसिस मौजूद हैं कि जिसमें कि वो जो है बख्तर-बंद गाड़ियों को टनल्स के अंदर से गुजारते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमास के पास भी ऐसी टनल्स मौजूद हैं कि जहां पर बख्तर-बंद गाड़ियां गुजर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने 2007 के बाद से ज्यादातर अपना फोकस टनल्स को बनाने में ही किया। तो यदि इजराइल को इतने लंबा समय लग रहा है हमास को एलिमिनेट करने में, तो उसके पीछे कारण ये है कि हमास ने बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आतंक का जो तंत्र है, उसको डेवलप कर रखा है। और उसकी वजह से इजराइल की इतनी बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद भी, और इजराइल के बारे में कहा जाता है कि दे आर एक्सपर्ट इन अर्बन वॉरफेयर। अर्बन वॉरफेयर के बारे में इजराइल की जो सेनाएं हैं दूसरे देशों को ट्रेनिंग देने का काम करती है, हम जानते हैं। लेकिन इजराइल स्वयं अर्बन वॉरफेयर में इतने लंबे समय तक फंसा हुआ है और ये आतंकी अभी भी 20 लोगों को छुपा करके रखे हुए हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके पास इतना तंत्र है, उन्होंने इतना ज्यादा एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि जो कि कहीं से नहीं लगता कि ये जो है रेगुलर वॉरफेयर नहीं है। ये रेगुलर वॉरफेयर में नहीं कहूंगा इसे। और ये मैं मानता हूं कि हमास का जो तंत्र है उसका भी खात्मा इजराइल करने की तरफ बढ़ रहा है। उसने टनल्स को तबाह किया है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए हैं। हिजबुल्लाह के ऊपर तो जो और इजराइल को हमेशा इस बात का संदेह रहता है कि जिस तरीके की जो प्रवृत्तियां हमास नामक आतंकी संगठन की है, वैसे ही हिजबुल्लाह की भी है, जिस और हूती की भी है। ये जो हमास के ऊपर जब इजराइल ने हमले शुरू किए 7 अक्टूबर के बाद से वॉर ऑन टेरर जो शुरू किया, उसके बाद से अगले दिन से हमने देखा कि हिजबुल्लाह भी इजराइल को टारगेट कर रहा है, हूती भी इजराइल को टारगेट कर रहा है। और जब उसे पूछा जाता था कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं हमास के समर्थन में कर रहा हूं कि इजराइल हमास को करेगा तो हम जब तक हमास के ऊपर हमले रोकेंगे नहीं तब तक हम टारगेट करते रहेंगे। आज भी हूती ऐसा कहता है। इसी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी भारी क्षति पहुंचाई, हूती को भारी क्षति पहुंचाई। एक आखिरी सवाल में यूके देवनाथ जी, ये कहना कि ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत ये कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इनका बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क है, ईरान की बैकिंग है, अन्य जगहों की भी बैकिंग आती है इनके पास, और जाहिर है कि तभी ये इतना संगठित तरीके से कार्य कर पाते हैं। ठीक है यूके देवनाथ जी और संजीव श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड में एक जवाब आपसे चाहता हूं। आज नोबेल शांति पुरस्कार का या नोबेल पुरस्कार का आज अनाउंसमेंट होने वाला है, ट्रंप साहब को मिलेगा क्या? स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड संजीव जी, फिर वाइंड अप करूंगा। देखिए, इसको मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हुए मैं इसको $1 बिलियन तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा $1 ट्रिलियन क्वेश्चन अवश्य है, और इसका आंसर हमें अभी कुछ समय में मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी आपका और यूके देवनाथ जी आपका। हमारे साथ 2 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। अब देखना यह होगा कि बातचीत के टेबल पर तो ये मुल्क आ गए हैं, अब ये भी देखना होगा कि क्या हमास और इजराइल के बीच में समझौता हो पाता है या नहीं।